वेरी गुड मॉर्निंग क्लास 12। मेरा नाम है नितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एनकेसी लर्निंग पॉइंट। तो चलिए आज का जो टॉपिक जो कवर अप करने वाले हैं यार हम लोग वो है बायोट-सेवार्ट लॉ। आप ये कह सकते हो कि पहला टॉपिक इनिशिएट होगा इस चैप्टर का। तो थोड़ा सा मैं इस चैप्टर में जैसे अगर आपको ये मैं पहला टॉपिक कवर अप कराने वाला हूँ यार बायोट-सेवार्ट लॉ, तो मैं थोड़ा सा कंपेरिजन कराना चाहूँगा चैप्टर 1 से, क्योंकि ये चैप्टर हमारा चैप्टर 1 के काफ़ी सिमिलर है। फ़र्क इतना है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके बात करते थे, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड को लेके बात करेंगे। वहाँ जैसे कूलम्स लॉ होता था वैसे यहाँ पे बायोट-सेवार्ट लॉ होगा। वहाँ जिस तरीके से हमने गॉस लॉ पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पे एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे। तो काफ़ी सिमिलर है चीज़ें, क्लियर है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन कराऊंगा। चैप्टर 1 में हमने क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो उसी के सिमिलर लगभग हमारा यहाँ पे बायोट-सेवार्ट लॉ निकल के आता है, कूलम्स लॉ के सिमिलर। अच्छा, कूलम्स लॉ में क्या बताता? कूलम्स लॉ में बताता था किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स क्या निकल के आती थी, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास कोई वायर होगा, कोई वायर होगा, लेकिन वो पूरे वायर की वजह से नहीं, हम एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, डीएल एलिमेंट। छोटे से पार्ट की वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड बता देगा। भाई एक छोटा सा पार्ट ले लिया इसका कि इस छोटे से पार्ट की वजह से किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या बनने वाला है। तो भाई छोटा सा पार्ट होगा तो यार मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा निकल के आएगा, डीबी। तो डीबी निकल के आ जाएगा। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन की मदद से या फिर समेशन की मदद से अपनी फाइनल बी की वैल्यू निकाल लेंगे, क्लियर है। तो काफ़ी सिमिलर है। फिर वहाँ पे हमारे पास एक गॉस लॉ आया था, यानी गॉस लॉ एक ऐसा लॉ था कि जो सिमेट्री सर्फेसेस पे लगाया जाता था और बड़े आसान तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करके बता रहा था। गॉस लॉ यही तो था। सेम वे में यहाँ पे एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर्स लॉ पढ़ेंगे, एम्पियर सर्किटल लॉ समथिंग करके। तो वो भी कुछ ऐसा ही होगा यार कि बड़े आसान तरीके से किसी भी सर्किट का मैग्नेटिक फील्ड बता देगा आपको। तो काफ़ी सिमिलर हुआ कि नहीं हुआ? चलो तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक बायोट-सेवार्ट लॉ। तो बायोट-सेवार्ट लॉ स्टार्ट करने से पहले आपको दो चीज़ें और बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट करना सीख ही लिया हम लोगों ने कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे तो बी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्लियर है। चलिए, और एक और चीज़ यहाँ पे सीख लो कि मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस की बात करेंगे हम लोग। मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन आएंगे हमारे पास कि या तो हो सकता है कि अगर मान के चलो मैंने कोई पेन ले लिया और पेन इस बोर्ड के अंदर इंसर्ट कर दूं, अंदर, दैट मीन्स उसी तरीके का एक मैग्नेटिक फील्ड होगा इनवर्ड टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड या फिर प्लेन ऑफ द पेपर इनवर्ड। या तो एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा या मैग्नेटिक फील्ड एक बाहर की तरफ आएगा। तो दो तरीके के मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे फिलहाल हम लोग पढ़ेंगे, क्लियर है। और वो निकालते किससे? राइट हैंड पाम रूल से, राइट हैंड पाम रूल या फिर एक स्क्रू रूल करके हो रहा है, आप एक ही समझो, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्शन कैसे निकलेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्रॉस से डिनोट करूंगा मैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो क्रॉस से डिनोट करूंगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगा। तो आप ये मत कहना कि भैया ये क्रॉस और डॉट कहाँ से ले लिया आपने, क्लियर है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यार बायोट-सेवार्ट लॉ की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो बायोट-सेवार्ट लॉ जो एप्लीकेबल था ना वो स्मॉल एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल था। कि अगर मैंने कोई वायर ले लिया, अगर मैंने कोई वायर ले लिया, मान के चलो ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है। मेरे पास अगर ये एक वायर है और इस वायर में से कुछ करंट फ्लो कर रहा है और वो करंट है मेरा आई। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर, तो मैं क्या करूंगा, इसका एक छोटा सा एलिमेंट लूंगा और उस एलिमेंट की वजह से फाइंड आउट करूंगा कि इतना मैग्नेटिक फील्ड आएगा। यार एलिमेंट छोटा सा होगा मतलब भाई अगर इस पूरे की लेंथ एल रही होगी तो मैं एक छोटा सा पार्ट अगर डीएल ले लूँ, छोटा सा पार्ट ले लिया मैंने डीएल, तो इस डीएल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी छोटा सा निकल के आएगा डीबी। तो इसकी वजह से मैं इस वाले पॉइंट पे, ये पॉइंट जो है यहाँ पे मैं मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ। तो पहले तो देखो इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी आएगी। भाई करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट हैंड पाम रूल, थंब विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड योर पाम विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में कर लेते हो तो आपकी हथेली मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगी। देखो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, अंगूठा ऊपर, हथेली किधर जा रही है? अंदर। तो यानी इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट आएगा और इनवर्ट को डिनोट करूंगा मैं क्रॉस से। नहीं आया समझ? फिर से समझो, अंगूठा करंट की डायरेक्शन में, अंगूठा करंट, हथेली किधर जाना चाह रही है? अंदर की तरफ। तो यानी क्रॉस बना दिया आपने। क्रॉस मीन्स आपका मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्ट हो गया। कोई डाउट वाली बात मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। चलो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर आ गया, तो यानी ये वाला जो पोर्शन है डीएल, ये डीएल पोर्शन है, इसमें करंट भी कुछ आई फ्लो कर रहा होगा। भाई करंट तो सेम रहेगा ना, करंट पूरे वायर में सेम है, तो डीएल के अंदर करंट आई होगा, तो उसे मैं बोलूंगा करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट।
और वो करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा I इंटू डी एल, यानी करंट का मल्टीप्लाई कर देंगे इस वायर के उस एलिमेंट से जिसमें से आप लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना चाह रहे हो। करंट एलिमेंट हो गया मेरे पास आईडीएल, ठीक है आईडीएल हो गया, इसमें करंट सेम फ्लो कर रहा है, करंट इन द सर्किट इज आई। तो यार एक बात पहले दिमाग में बैठा लेना, ये डीएल है मेरा एक छोटा सा एलिमेंट, और करंट एलिमेंट का मतलब क्या है, करंट एलिमेंट का मतलब है यार कि इस छोटे से एलिमेंट में से कितना करंट फ्लो करेगा और उन दोनों का कॉम्बिनेशन, तो आईडीएल निकल के आएगा और इसे बोला जाएगा करंट एलिमेंट आईडीएल। अच्छा यहां से निकाल दो इस जगह पे, तो यहां से एक पोजीशन वेक्टर बनाएंगे, तो ये पोजीशन वेक्टर होगा आर, इसे नाम दे दीजिए, ये मान के चलो ओ पॉइंट है, ठीक है, इसे नाम दे दीजिए कोई भी पी। तो पीओ की लेंथ क्या है, पीओ की लेंथ है आर, और ये क्या है हमारा पोजीशन वेक्टर, पीओ क्या है यार पोजीशन वेक्टर। क्लियर हुई मेरी बात। अच्छा अब यहाँ पे ये वाला एंगल, भाई ये कुछ एंगल भी तो होगा, थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, दिमाग में बैठा लेना। थीटा क्या है हमारा यहाँ पे, ये थीटा एंगल है यार, और ये देखो किन किन चीजों के बीच में बन रहा है। वैसे तो मैं लॉजिकली बात करूं तो इस वायर के बीच में बन रहा है और इस आर के बीच में, पर वायर का कौन सा एलिमेंट ले चुका हूं मैं, छोटा सा एलिमेंट आईडीएल। तो थीटा किस किस के बीच में है, थीटा लिख देना आप, एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट और करंट एलिमेंट क्या आईडीएल एंड पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर आर। तो ये थीटा किस किस के बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल है। चलो अब हम लोग इनिशिएट करते हैं। तो बायोट-सेवार्ट लॉ ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या नोटिस किया, बायोट-सेवार्ट का जो अपना लॉ था, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकाली और वैल्यूज में क्या चेक किया इन्होंने कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, यार पहले तो एक चीज दिमाग में बिठा लो कि डीएल एलिमेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ छोटा सा निकल के आएगा डीबी, मैग्नेटिक फील्ड भी कुछ छोटा सा निकल के आएगा डीबी। और इन्होंने क्या नोटिस किया यार, पर के की एसआई यूनिट की बात की जाए, के क्या है, के यार प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकल के आ रहा है यहाँ पे। तो के की वैल्यू अगर आप यहाँ से निकालोगे तो देखना यार क्या हो जाएगा, के की वैल्यू में कुछ ये लिख सकता हूँ, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में जाएगा तो डी बी इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आई डी एल साइन थीटा। के की एसआई यूनिट फाइंड कर रहे हैं हम लोग, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, के हो जाएगा हमारे पास डी बी क्या मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट टेस्ला, आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस का मीटर यानी मीटर स्क्वायर, आई करंट है, करंट का एम्पियर, और डीएल क्या लेंथ एलिमेंट मतलब मीटर। साइन थीटा एक कांस्टेंट है, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, मीटर से मीटर कट गया तो दैट मीन्स के की वैल्यू क्या आई निकल सके यहाँ से टी एम ए माइनस 1। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ के। और के की वैल्यू होती क्या है, के की वैल्यू होती है यार के इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तो होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई होगी एयर, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए या वैक्यूम के लिए, ठीक है। और ये वैल्यू जो होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -7 के बराबर फॉर एयर, फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम के केस में। अगर इन तीनों मीडियम्स के अलावा कोई चौथा मीडियम दिया हुआ है तो उस केस में आपकी जो है के की वैल्यू बन जाती है यार म्यू अपॉन 4 पाई। दैट मीन्स ये कि म्यू की वैल्यू वहाँ पे आपको गिवन होगी जो न्यूमेरिकल जैसा भी बनाया जाएगा। क्लियर है मेरी बात। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें थी जो हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया, इसका फॉर्मूला डिराइव करने के बाद इसकी एसआई यूनिट देखी, एसआई यूनिट देखने के बाद हमने इसके जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट तक के उसकी भी वैल्यू निकाली। अब यहाँ से कभी कभी एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि आप इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो कि व्हाट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवार्ट लॉ। यहाँ तक नोट कर लीजिए आप लोग, फिर मैं रब कर देता हूँ इसे। चलो नोट कर लिया होगा आपने। देखो हमारे पास ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले में चेंज करेंगे पूरा। वेक्टर फॉर्म देखना यार इसकी, तो dB इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, के आईडीएल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। अच्छा यार एक बात बताओ, ऊपर नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क नहीं पड़ना, ऊपर नीचे आर का मल्टीप्लाई कर दो आप, कोई फर्क नहीं पड़ना। लेकिन आपके पास बहुत मदद मिलेगी इसे वेक्टर फॉर्म में बदलने के लिए। आप इसे क्या लिख सकते हो यार, देखो एक चीज दिमाग में बैठा लेना कि ऊपर नीचे अगर आप सेम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन दी फाइनल डेरिवेशन। अगर आप या तो सिर्फ न्यूमिनेटर में कोई चीज चेंज कर रहे हो या डिनोमिनेटर में तो फर्क पड़ेगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा, dB इक्वल्स टू के आईडीएल और आर साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर क्यूब। ये बन गया यार कुछ। चलो अब एक चीज देखो, यहाँ से आपको याद आ रहा होगा क्लास 11th वेक्टर कि जब क्रॉस प्रोडक्ट हमारा वेक्टर प्रोडक्ट होता था, ये चीज तो क्लियर है
कि जब आप क्रॉस हटाते थे तो साइन लगता था, तो मैं उल्टा भी तो कह सकता हूँ कि अगर साइन हटा दूँ तो मैं क्रॉस लगा दूँ। यार आईडीएल और आर के साथ है साइन थीटा, तो अगर मैं साइन थीटा हटाऊं तो आईडीएल और आर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो डी बी इक्वल्स टू के आईडीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायोट-सेवार्ट लॉ। अब यहाँ से एक कंक्लूजन आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ से डायरेक्शन पता करने में बड़ा आसानी हो जाएगी। देखो आपने क्लास 11th में एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर मेरे पास कि ए क्रॉस बी करने पे सी वेक्टर आता है, हमने देखा था कि अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो और तीसरा कोई वेक्टर आपको मिल रहा है, तो ये जो सी वेक्टर है, ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता था ए वेक्टर के भी और ये सी वेक्टर परपेंडिकुलर होता था बी वेक्टर के भी। ये हमने क्लास 11 पर पढ़ा था वेक्टर्स में। तो ये वाला लॉजिक यहाँ अगर अप्लाई करूँ तो डी बी देखो, डी बी परपेंडिकुलर आना चाहिए आईडीएल के और डी बी जो है वो परपेंडिकुलर आना चाहिए किसके, आर के। बिल्कुल सच बात है ये। यानी जब भी आप डायरेक्शन फाइंड आउट करोगे मैग्नेटिक फील्ड की, तब ये वाला लॉजिक आप अपने दिमाग में रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे आपके लिए। यानी ये देखो, ये आइडियल ये था भाई, आइडियल ये था, डी बी इसके परपेंडिकुलर भाई अंदर जा रहा है, दैट मीन्स देखो आइडियल करंट ये है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ, 90 डिग्री। बिल्कुल है, क्लियर है। यानी डी आइडियल के परपेंडिकुलर आ रहा है डी बी, प्रूफ करके दिखा दिया मैंने। अब देखो पोजीशन वेक्टर ये जा रहा है, पोजीशन वेक्टर ये है, बिल्कुल इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, तो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ, 90 डिग्री दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये वाला लॉजिक आपका हर जगह काम करेगा डायरेक्शन पता करने में, तो क्वेश्चंस आपके आसान हो जाएंगे। बड़ा आसान सा टॉपिक था बायोट-सेवार्ट लॉ, क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा, तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए, प्रिपेयर कर लो अपना, टॉपिक बहुत आसान है। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना, शेयर भी कर देना, और अभी तक रेड वाली बटन नहीं दबाई है तो उसे दबा के चैनल सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो। थैंक यू।